नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत की पहली महिला शबनम को फांसी होगी। अमरोहा की शबनम को फांसी होगी। बामनखेड़ी हत्याकांड में शबनम और सलीम की राष्ट्रपति ने याचिका खारिज कर दी। माता पिता सहित 7 परिवार वालों को गला काट के मौत के घाट उतार दिया था। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र में है बामनखेड़ी गांव और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा को बरकरार रखा था और राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया था। हमारे संवाददाता अफसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देने के लिए। अफसर, ये इतिहास होने जा रहा है अपने आप में, थोड़ा सा घटनाक्रम पर भी एक नजर डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बात हुई कैसे। देखिए राजीव, आपको बता दूं ये 14-15 अप्रैल की रात थी 2008 में। जो शबनम एक शिक्षिका थी, अपने ही स्कूल में पढ़ाती थी और जो सलीम था वो इनके घर के सामने आधा मशीन पर लकड़ी काटने का काम करता था। इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और फिर आपस में जो दोनों थे वो, ये शबनम जो थी वो सेठी बिरादरी से थी और जो सलीम थे वो पठान थे। इसी बीच जो दोनों की कास्ट अलग अलग हो रही थी, इसी वजह पे इन दोनों की शादी नहीं हो पाई, लेकिन दोनों शादी करना चाहते थे। और शबनम का जो परिवार था वो अमीर परिवार था। इनके परिवार में 4 भाई थे और ये अकेली सिंगल इकलौती बेटी थी और इनके पापा सरकारी टीचर थे। और पापा का ये सपना था, पापा ने इन्हें एमए कराया था और इन्हें शिक्षिका बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इसी बीच प्रेम प्रसंग के चलते जो सलीम से प्रेम प्रसंग हो गया था और परिवार वालों को 14-15 अप्रैल की रात को चाय में नशे की गोलियां मिलाकर दे दी थी। फिर उसी रात चाय में नशे की गोलियां देने के बाद शबनम ने सलीम को नया 2 मोबाइल खरीदे थे और जो मोबाइल फोन कर शबनम ने सलीम को बुलाया था। फिर उसी रात रात जो सलीम ने परिवार के 7 लोगों को मौत दे दी थी। एक भतीजा था जो 2 महीने का था, जो अचानक उठ गया, रोने लगा। तो जो शबनम है उसने अपने भतीजे पर भी दया नहीं खाई और उसका भी गला घोटकर हत्या कर दी थी। तो ये बहुत बड़ी, भारत में बहुत बड़ी घटना हुई थी 2008 में, जो एक ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। और जो शबनम थी वो अंधेरी रात में जाकर 2 महीने के ऊपर सो गई थी। जब पुलिस ने सुबह इनसे पूछताछ की तो इनका कहना था कि मुझे कमरे में गर्मी लग रही थी, मैं इसी वजह पे जाकर छत पर सो गई थी। गांव के ही तालाब में जो सलीम ने जिस कुल्हाड़ी से उनका गले काटे थे, वो गांव के ही तालाब में पुलिस ने 8 दिन बाद बरामद की थी। और आज आजाद भारत में पहली बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरा घटनाक्रम बताया हमारे दर्शकों को। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। कानपुर के बिकरू कांड से बड़ी खबर जुड़ी हुई है। जांच में दोषी मिले आईपीएस ने अपने बयान दर्ज कराए। जी हां, डीआईजी कानपुर प्रीतिंदर को बयान दर्ज कराना था, उन्होंने बयान दर्ज कराए। अब डीआईजी तय करेंगे आईपीएस पर होने वाली कार्रवाई। बिकरू कांड की एसआईटी जांच में 11 सीओ दोषी मिले थे। नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। बिकरू कांड की एसआईटी जांच में दोषी पाए गए आईपीएस ने बयान दर्ज कराए हैं। डीआईजी कानपुर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को बयान दर्ज कराए गए हैं। अनुभव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अब आगे। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा बिकरू कांड हुआ था और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने जो अपनी जांच की थी उसमें 11 सीओ दोषी पाए गए थे। कोई पहले वहां पर तैनात रहा, कोई दूसरे बिल्हौर थाने में तैनात रहा, कोई अकबरपुर थाने में था और कोई सीतामऊ में। इसी तरह से एक प्रमुख आईपीएस जो है वो भी उसमें दोषी पाए गए थे और चूंकि उन्हें अपना बयान दर्ज कराना था तो वो डीआईजी के सामने हाजिर हुए और डीआईजी जो है प्रीतिंदर सिंह, उनके सामने अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो आरोप सही नहीं है और उन्होंने पूरे मामले में जब तक उनकी तैनाती रही वहां पर उन्होंने किसी तरह की कोई लापरवाही मामले में नहीं बरती। जिस तरीके से उनके सामने जो साक्ष्य आते थे उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और ये जरूर कहा कि हाँ, उनको भी कुछ ऐसी जानकारी मिलती थी कि कुछ सीओ जो है वो संपर्क में लगातार विकास दुबे के रहते थे, लेकिन उनके ऊपर क्या कार्रवाई की इस बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दिया। फिलहाल डीआईजी तय करेंगे कि क्या आगे कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। ठीक है अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब बुजुर्गों के वैक्सीनेशन की बारी है। जी हां, 50 साल से ऊपर के लोगों को मार्च में कोरोना का टीका लगेगा। वोटर लिस्ट से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम लिए जाएंगे और सभी को कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री ने 25 मार्च तक हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दोनों डोज देने का आदेश दिया है। 2 डोजेज में वैक्सीन लग रही है तो दोनों डोज देने का आदेश दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द संख्या का भी आकलन कर लेगा। अनुभव शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, ये तीसरा चरण होगा जिसमें अब बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा, उनका टीकाकरण होगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये पूरा प्रोग्राम वैक्सीनेशन का तय किया है, उसी के आधार पर यूपी सरकार भी अब वैक्सीनेशन में आगे बढ़ रही है। और सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स थे उनका टीकाकरण किया गया 15 जनवरी, जो जनवरी में शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये टीकाकरण होना था, 9 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर थे, उनको टीका लगना था और उसको भी कई चरणों में किया गया। फिर उसके बाद बारी आई जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, उनका टीकाकरण किया गया और जिन्हें सबसे पहले जनवरी में टीका लगाया गया तो उनको दूसरी डोज भी दी गई है। अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, इन सभी का जो दूसरी डोज है वो 25 मार्च तक पूरी कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होना है। केंद्र सरकार ने इसी तरीके से पूरे प्रोग्राम को डेवलप किया है और उनको जो जनसंख्या के आधार पर जो वोटर लिस्ट है उसके आधार पर उनका पंजीकरण किया जाएगा। एक वेबसाइट पर उन्हें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनका भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वो मार्च में शुरू होगा। तो हम कहें तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक बड़ी पहल है ये। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला। तो वोटर लिस्ट से इन लोगों के नाम लिए जाएंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है। इन सभी को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और मार्च के महीने में इनका टीकाकरण शुरू होगा। बहुत जल्दी इन लोगों की संख्या का आकलन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, बस्ती के गांधीनगर में आग से अफरा तफरी फैल गई। बिजली के खंभे में आग लगने से हड़कंप मच गया। बहुत देर तक बिजली के खंभे में आग लगती रही। स्थानियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने से बहुत देर तक बिजली गुल रही। बहुत देर तक बिजली के खंभे में आग लगती रही। तस्वीरें आप देख लीजिए, बस्ती की हैं। स्थानियों की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा टला है। बहुत देर तक बिजली गुल रही आग लगने की वजह से। बस्ती के गांधीनगर में इस आग की वजह से अफरा तफरी। बिजली के खंभे में आप देख सकते हैं कैसे आग लगी थी और कैसे हड़कंप मचा। और आज एबीपी गंगा एक बार फिर आपके बीच सबसे बड़ा मंथन लेकर आ रहा है जो कान्हा की नगरी में होने वाला है। एबीपी गंगा के शास्त्रार्थ वृंदावन मंच पर धर्मगुरु और संतों समेत राजनीति के दिग्गज भी शामिल होंगे। यहां पर संतों के साथ संवाद होगा। सुबह 11:30 बजे से लगातार यह कार्यक्रम चलेगा। आज मथुरा में एबीपी गंगा का सबसे बड़ा कार्यक्रम शास्त्रार्थ वृंदावन। इसमें संतों के साथ कई मुद्दों पर संवाद होगा, शास्त्रों के अर्थ समझे जाएंगे और इसके अलावा राजनेता भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार संतों से संवाद बनाए हुए हैं और आज भी वो लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपको वहां की तमाम चीज़ें बताएंगे, दिखाएंगे, इसलिए उनके पास ज़रूर चलेंगे हम। अवधेश, सुबह 11:30 बजे का वक्त है कार्यक्रम के प्रारंभ का और ये आगे बढ़ेगा लगातार लाइव मोड में। तो सबसे पहले एबीपी गंगा के मंच पर इस शास्त्रार्थ में कौन से महानुभाव शामिल होंगे? राजेंद्र जी, सबसे पहले अगर हम आरंभ की बात करें तो हमारे साथ वो चेहरा जुड़ेगा जो पूरे वृंदावन कुंभ की तैयारियों में जी जान से जुटा रहा। हमने कई बार उनको ट्रैक्टर चलाते हुए देखा, हमने कई बार उनको नाव पर बैठकर घाटों को दौरा करते हुए देखा और लखनऊ से लेकर ब्रज की दौड़ के बीच
श्रीकांत शर्मा वो चेहरा थे जिन्होंने ब्रज कुंभ को मूर्त रूप से उतारने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए सबसे पहले 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक वही हमारे साथ जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि ब्रज के विकास को लेकर क्या सरकार की प्लानिंग है, वृंदावन कुंभ को लेकर कई जो तैयारियां हुई उस पर तो हम बात करेंगे। भविष्य को लेकर साधु महात्माओं ने कई और मांगे की हैं, फिर चाहे वो कुंभ भूमि को संरक्षित करने का मामला हो या फिर जो ब्रज छित 84 कोस का ब्रज है औपचारिक तौर से उसको तीर्थ नगरी घोषित करने का मामला हो। दरअसल यहाँ पर अगर औपचारिक तौर से कागजों पर लिख जाएगा कि ये तीर्थ क्षेत्र है तो शराब मांस मदिरा की बिक्री रोक दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था उस दिन शुभारंभ के दिन, लेकिन ये घोषणा कब होगी इस पर भी हम सवाल करेंगे। और जब आरंभ होगा उसके बाद हम फिर अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हमारे साथ शामिल होंगे, आनंद गिरी कथावाचक भी हैं, उनके पास हम जाएंगे। हेमलता शास्त्री हैं जो भागवत कथा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर हम खास तौर से मध्य भारत की बात करें तो भागवत का एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार वो कर रही हैं, वो हमारे साथ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवधेश और बहुत सारी शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम को हम सभी हमारे दर्शक लाइव देख पाएंगे सुबह 11:30 बजे से आगे लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 9वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो गया। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में पेट्रोल 87 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है। डीजल के दाम 80 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच गए। अब पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत कम है, उसके अलावा फिर भी ये बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस में क्रूड ऑयल की कीमत कम थी, ज़्यादा थी, फिर पेट्रोल भी उतना ही था। मैंने कहा पहली बार गाड़ी किया तो 9 रुपये 80 पैसे का पेट्रोल लेता था 90 में, आज कितना है, कितने सालों में कितना बढ़ गया, इसका आपको गणित लगाइए। आपका नाम? अनिल तेरा, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता पेट्रोल की कीमत बेहतर कर लिए। लॉकडाउन में इतना महंगा नहीं हुआ है, बल्कि लॉकडाउन महंगा होना चाहिए। अब ये रेट बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब कमाई नहीं है जब ये रेट बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन में कौन बढ़ा रहा था? कोई नहीं बढ़ा रहा था। अब ये बढ़ा रहा है, बढ़ाने से क्या फ़ायदा? इससे सीधा एक तो काम धंधा नहीं, कारोबार डेली निकलो कुछ मिलता है नहीं। डेली 100-150 का पेट्रोल भराओ, खाली नकलो घूम के चले आओ। अभी कल सिलेंडर लिया 807 रुपये का, और सिलेंडर लॉकडाउन में कितना सस्ता था आप खुद देख लीजिए, आप तो खुद पत्रकार हैं। आम जनमानस एकदम आधे वाहन खड़े हो जाएंगे कुछ समय में। जिसके पास 2 गाड़ियां हैं वो एक ही चला रहा है। अगर जिसके पास पैसे कमी है, जॉब नहीं है या कोई और कार्यक्रम नहीं है या कोई उसका बिजनेस नहीं है तो नहीं चला पाएगा। सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है कि कर्मचारी उस छोटे से वेतन में ही नहीं चला पा रहा है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में पेट्रोल के दामों में आज 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल आज यहाँ 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, और बढ़ोतरी के बाद यहाँ पेट्रोल आज 87 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल 80 रुपये 24 पैसे लीटर मिल रहा है। इस बढ़ोतरी से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि बढ़ोतरी सिर्फ एक दिन की नहीं है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे लोग खासे परेशान हैं। उनका बजट बिगड़ रहा है, उनकी दिनचर्या बिगड़ रही है, और लोग अब ये विचार करने लगे हैं कि वो अपने वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और वाहनों के बजाय साइकिल की सवारी करें, साथ ही साथ पैदल सफ़र करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कल्याणी देवी इलाके के पेट्रोल पंप पर। आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त आमतौर पर यहाँ खासी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आज यहाँ पर उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, और उसकी वजह यही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो जनता है वो परेशान है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम रोज रोज बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत होती है इससे? बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, ये इनका कहना है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, उनसे जाने। बताइए, दाम जो रोज बढ़ते हैं, हर दिन 20 पैसे 30 पैसे बढ़ते हैं, कितना असर पड़ता है आप लोगों पर? अरे भाई, कितना असर क्या पड़ता है कि रोज़ आना, हम लोग रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले आदमी इतना पेट्रोल कहाँ से डला सकते हैं। डेली अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता रहेगा तो कहाँ से खर्चा चल पाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या कुछ होना चाहिए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो चाहें कि पेट्रोल के दामों में कमी आने चाहिए। जैसे कि इंटरनेशनल रेट पे क्रूड ऑयल उतना महंगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर बाकी कंट्री में हम कैलकुलेट करें और देखें, कंपैरिजन करें, तो बाकी कंट्रियों में जो तेल का दाम है बहुत कम है, लेकिन हमारी कंट्री में तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जो सभी के लिए परेशानी का सबब बन। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोग परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि सरकार इस मामले में दखल दे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारों ने ज़बरदस्त टैक्स लगा रखा है और टैक्स जो है लगातार बढ़ते रहने से लोगों को दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार टैक्स में राहत दे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो घट सकती हैं और उन्हें कुछ निजात मिल सकती है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और वाराणसी में आज पेट्रोल 88 रुपए 60 पैसे और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर हो गया। आम जनता इन बढ़ते दामों से खासा परेशान है। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में भी पेट्रोल की कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं। चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, दोनों ने ही आम जनता को परेशान किया हुआ है। हम अलग अलग शहरों की कीमत दिखा रहे हैं आपको। आज का जो रेट है पेट्रोल का वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर। बड़ी खबर दिल्ली से है। 26 जनवरी को हुई हिंसा में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है मनिंदर सिंह। वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराता नजर आ रहा था। मनिंदर सिंह के घर से 2 तलवारें भी बरामद हुई हैं। 5 साथियों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल हुआ था। अविनाश तिवारी हमारे साथ है। अविनाश, और ज्यादा जानकारी दें इस गिरफ्तारी के संबंध में। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो ये जो मनिंदर सिंह गिरफ्तार हुआ है, इसको दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित इसके घर से गिरफ्तार किया गया है। जो वीडियो लाल किले से निकल कर आया तो उस वीडियो की पुष्टि दिल्ली पुलिस कर रहे थे। उसमें तमाम सारे जो लोग दिखे थे उनको चिन्हित कर रही थी। उसी चिन्हित करने में इसकी पहचान हुई। इसकी पहचान होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार किया। इसके घर से अगर बात करें तो 2 तलवारें भी बरामद हुई है और इसके बाद दिल्ली पुलिस इसको हिरासत में ले ली है। बाकी की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया वो यही बताया गया कि जो लाल किले की प्राचीर है उस पर भी ये चढ़ा था और वहां पर चढ़कर तलवार लहराया था इसने। इसके बाद जो वीडियो है तमाम, उस वीडियो की पुष्टि के बाद इसकी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। आइए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ को बम धमाकों से दहलाने की साजिश नाकाम करते हुए एसटीएफ ने पीएफआई के मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ शहर को बम धमाकों से दहलाने केरल से आए थे। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी एसटीएफ ने यह जानकारी दी। पीएफआई उर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसद बदरुद्दीन, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और दूसरा फिरोज खान, ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 16 अदद उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4500 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।